नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9। मैं हूं प्रणव। हाल ही में मून लाइटिंग को लेकर चर्चाओं में रही आईटी कंपनियां दोबारा से चर्चाओं में हैं। क्या है ये पूरा मामला और क्यों आईटी कंपनियां बार बार चर्चाओं में आ रही हैं? चलिए समझते हैं ये पूरा मामला। मेरे साथ इस मामले पर चर्चा करने के लिए मौजूद है मेरे कॉलीग संदीप ग्रोवर। तो चलिए संदीप जी से जानते हैं कि संदीप जी, क्या है ये पूरा मामला, हमें विस्तार से समझाइए। हाँ, देखिए जैसे आप कह रहे थे कि जो दिग्गज आईटी कंपनियां हैं जिसमें आप टीसीएस, विप्रो, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, इन सबको शामिल करें, उसमें आप एक्सेंचर, कैपजेमिनी, इनके नाम भी शामिल कर सकते हैं। इन कंपनियों ने क्या किया है कि पहले जहाँ हम मूनलाइटिंग की बात कर रहे थे कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो एक साथ दो कंपनियों में काम कर रहे, दो जगह काम कर रहे हैं। अब दिक्कत ये हो रही है कि जो फ्रेशर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जिनको ऑनबोर्ड करती हैं ये कंपनियाँ, जिनको हायर करती हैं ये कंपनियाँ, आईटी कंपनियाँ, उनकी जो ऑनबोर्डिंग है उसको इन्होंने टाल दिया पहले। तो अब इनके जो ऑफर लेटर है उनको कैंसिल भी किया जा रहा है। तो जहां पहले इनको डिले किया जा रहा था इनकी ऑनबोर्डिंग को, अब कहीं ना कहीं इनके जो ऑफर लेटर्स हैं उनको रिवोक कर दिया गया, उनको रद्द कर दिया गया है। 3 से 6 महीने ऑलरेडी ये जो फ्रेशर्स हैं वो वेट कर रहे थे कि इनको ऑफर लेटर मिले थे, कब वो ऑफर लेटर इनके ज्वाइनिंग के रूप में आते हुए दिखेंगे। जाहिर सी बात है, ये काफ़ी बड़ी कंपनियां हैं, प्रेस्टीजियस कंपनियां हैं। जब भी किसी भी स्टूडेंट का या फ्रेशर का पहली टाइम जब जॉब लगता है किसी ऐसी बड़ी कंपनी में, तो काफ़ी उत्साह होता है फ्रेशर्स में लेकर, इनके परिवार वालों को लेकर भी पहली नौकरी होती है, तो जाहिर सी बात है बहुत सारा उसमें इमोशंस भी जुड़े होते हैं। लेकिन वेट करने के बाद भी अब जब ये मना किया जा रहा है इनकी ओर से कि इनको ऑनबोर्ड नहीं किया जाएगा, तो ये काफ़ी ज़्यादा दिक्कत की बात है। और जो रीजंस दिए जा रहे हैं वो थोड़े से अपने आप में देखा जाए तो काफ़ी नासमझी वाले लग रहे हैं, या तो फिर जो एक्सेप्टेबल नहीं है। कुछ कंपनियां ऐसा कह रही हैं कि ये जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो फ्रेशर्स हैं, ये एकेडमिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं मीट करते हैं कंपनियों के। तो ये कुछ ऐसी चीज़ है, इस बावजूद इसके कि कई सारे राउंड्स के बाद इनका सिलेक्शन होता है और काफ़ी रिग्रेस सिलेक्शन प्रोसेस होता है इन कंपनी का, जो ये फॉलो करती हैं। उसके बाद इन फ्रेशर्स को हायर किया जाता है। उसके बाद अगर ये ऐसे रीजंस दिए जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये काफ़ी ज़्यादा तूल पकड़ रहा है। और बहुत सारे ऐसे फ्रेशर्स हैं, आजकल तो सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है और सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा एक्शन जो है उनकी ओर से देखने को मिल भी रहा है। और ये पहला मामला नहीं है प्रणव, जब हम देख रहे हैं कि इन कंपनियों की ओर से ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। इससे पहले आप देखिए टीसीएस जैसी जो दिग्गज कंपनी है, जो सबसे बड़ी कंपनी है आईटी स्पेस में और इंडिया की दूसरी सबसे वैल्यूएबल कंपनी समझी जाती है, उसने अपने एम्प्लॉयज़ की जो वेरिएबल पे है उसको पोस्टपोन कर दिया था। इन्फोसिस ने इस वेरिएबल पे को 30% कट कर दिया था, उसे 70% कर दिया था, और विप्रो ने तो इसे पूरी तरह से टाल दिया था। तो ये दूसरा मामला है जब जो एम्प्लॉयज़ हैं या तो फिर जो फ्रेशर्स हैं, उनको ये जो आईटी कंपनियां हैं उनकी ओर से काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं इनफैक्ट एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, Naukri.com की ये रिपोर्ट है, जिसमें उनका ये कहना है कि अगस्त महीने में आईटी सेक्टर की जो हायरिंग एक्टिविटी है उसमें 10% की डी ग्रोथ है, यानी कि गिरावट देखने को मिली है। तो जहां हम एक तरफ कह रहे थे कि एट्रिशन बहुत ज़्यादा हाई है इन कंपनियों में, एम्प्लॉयज़ छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है। छोटी कंपनियों को लेके अगर आप देखें तो मांग बहुत ज़्यादा है। तो एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं कि बड़ी कंपनी का जो ब्रांड है उसमें ना रहकर अपना जो पे पैकेज है उसको ज़्यादा ध्यान में रखते हुए छोटी कंपनियों में भी शिफ्ट हो रहे थे। इस वजह से हम देख रहे थे कि जो एट्रिशन रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई था। उसमें आप टीसीएस की बात कर ले, जो दिग्गज कंपनी है, मैं Q1 के नंबर आपको बता रहा हूँ, जो वित्त वर्ष 2023 है उसकी पहली तिमाही के, उसमें करीब 2.25% के आसपास की बढ़ोतरी थी, पौने 20% के आसपास आ गया था वो। इसी तरह से आप देखिए विप्रो का थोड़ा सा कम हुआ था, लेकिन इन्फोसिस का सबसे ज़्यादा था 28.4% का, और एचसीएल टेक 21.9% था, वो बढ़कर 23.8% के आसपास हो गया। तो जहां एट्रिशन इतना हाई है उस समय आप देखिए इन कंपनियों की ओर से अगर ऐसा एक कदम उठाया जा रहा है तो जाहिर सी बात है उसमें थोड़ा सा जो आश्चर्य है, थोड़ा सा जो सोशल मीडिया पे एक्टिविटी है फ्रेशर्स की ओर से, वो भी कहीं ना कहीं बढ़ती हुई दिख रही है। जी, जैसा आपने कहा कि एक जो जवाब दिया जा रहा है, ये कंपनियां बोल रही हैं एकेडमिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट नहीं करते, तो मुझे लगता है असल मामला कुछ और हो सकता है। इसमें कुछ ज़्यादा गहराई में जाए तो शायद मामला कुछ और है। कहा जा रहा है कि आईटी इंडस्ट्री में स्लो डाउन है, तो मुझे लगता है इस पर आप और अच्छे से बता सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, ऐसा क्यों हुआ? क्या है वो वजह जिसकी वजह से आईटी कंपनियाँ मजबूर हैं ये कदम उठाने में? देखिए, स्लो डाउन है, जैसे आप कह रहे हैं, नो डाउट दुनिया भर में स्लो डाउन है। आप दुनिया भर में देखेंगे जो मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं उसमें कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितता है, और ख़ास तौर पे जो वेस्ट के देश हैं, यानी कि जो पश्चिमी देश है, जिसमें आप यूएस, यूरोप की बात कर लीजिए, वहाँ पे दिक्कतें ज़्यादा हैं। और वहीं से आप देखिए इन कंपनियों का जो कारोबार का बड़ा हिस्सा है वो आता है।
आप आईटी कंपनियों की बात करें तो 40 से लेकर 78% जो इनकी आय का हिस्सा है वो दरअसल इन्हीं दो देशों से आता है, यूएस और यूरोप की अगर आप बात करें इन दोनों इकोनॉमी से। और खास तौर पे अगर आप टॉप 5 कंपनीज की बात करें जिसमें टीसीएस, इन्फ्रो, विप्रो, एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा शामिल है, इन पांचों कंपनियों का अगर आप देखें तो 50% से ज़्यादा आय का जो हिस्सा है वो दरअसल इन्हीं देशों से आता है। और इन्हीं दोनों देशों में आप देखें तो ज़्यादा दिक्कतें आपको नजर भी आएंगी। स्पेसिफिकली यूरोप की अगर आप बात करें तो ये जो इकोनॉमी है ज़्यादा फ्रेजाइल है, ज़्यादा दिक्कतें यहाँ पे हैं। तो इनके रेवेन्यूज़ अगर वहाँ से आते हैं, वहाँ पे अगर स्पेंडिंग कट्स हो गए, वहाँ पे क्लाइंट्स को दिक्कतें हैं, वो ज़्यादा खर्च नहीं करेंगे, तो जाहिर सी बात है इनके रेवेन्यूज़ के ऊपर असर आएगा। वो जो रेवेन्यूज़ पे असर आने वाला है उसको लेके क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि यूरोप में एक ऐसी सिचुएशन होगी, ये जो रिसेशन की बात की जा रही है कि रिसेशन आ जाएगा, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, इन्फ्लेशन की वजह से जो दरें बढ़ाई जा रही हैं सेंट्रल बैंक्स की ओर से, उसके ग्रोथ के ऊपर इम्पैक्ट देखने को मिलेंगे, लेकिन क्लियर नहीं है। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें 58% ऐसे लीडर्स हैं, ऐसे इकोनॉमिस्ट हैं जो मानते हैं कि ये जो रिसेशन होने वाला है ये माइल्ड होगा, यानी कि इतना ज़्यादा गहरा नहीं होगा और शॉर्ट लिव्ड होगा, यानी कि लंबा नहीं चलने वाला है। तो उस लिहाज से हर कोई इस चीज़ को देख रहा है, भांप रहा है कि आखिर ये जो सिचुएशन पैन आउट हो रही है कितनी गहरी है, कितनी बड़ी है, और इसके जो रिपरकशंस है, जो इम्पैक्ट हैं, वो कितने ज़्यादा गहरे होने वाले हैं। और यही कारण है कि शायद ये कंपनियां भी अपनी जो हायरिंग है, जो नए फ्रेशर्स को ऑनबोर्ड कर रही हैं ये कंपनियां, उसको लेकर ये थोड़ी सी चौकन्नी है, थोड़ा सा कॉशियस होकर चल रही हैं। और दिक्कत की बात जो आप बैलेंस शीट की बात मुझसे पूछ रहे थे ना, दिक्कत की बात है इनके मार्जिन्स की। देखिए पेंडेमिक की बात, महामारी के बाद जब ऑफिस खुले हैं तो जाहिर सी बात है जब लोग ऑफिस आना शुरू हुए हैं तो इनके जो खर्चे हैं उसमें कहीं ना कहीं बढ़ोतरी देखने को मिली है। ऑफ साइट के बजाय जो ऑन साइट यानी कि ऑफिस में आकर जो लोग काम कर रहे हैं उस वजह से इनके मार्जिन्स के ऊपर प्रेशर है। मैं आपको कुछ आंकड़े भी देना चाहता हूँ। पहली तिमाही के नंबर्स अगर आप देखेंगे तो इन्फोसिस ने तो इनफैक्ट अपना जो ऑपरेटिंग मार्जिन का गाइडेंस है जो पहले 22 से 24% था उसे घटाकर 21 से 23% कर दिया, यानी कि लोअर साइड पे उन्होंने रिवाइज किया था। टीसीएस का कामकाजी मार्जिन घटा था, 25% के आसपास था, वो घटकर 23% के आसपास आ गया। एचसीएल टेक में 1% के आसपास की कमी थी। एल&टी इन्फो का देखिए 17.3% का मार्जिन था, वो घटकर 16% के आसपास आ गया। तो उस लिहाज से अब एक्सपेक्टेशन ये है कि अब दूसरी तिमाही के नंबर आएंगे, सितंबर तिमाही के, उसके बाद हो सकता है कि ये कंपनियां अगले साल के लिए अपनी जो गाइडेंस है उसमें शायद कटौती कर सकती हैं। विप्रो इन्फोसिस ने अपने मार्जिन का गाइडेंस कम किया था, अब हो सकता है जो आय के गाइडेंस है, जो रेवेन्यू होता है इन कंपनियों का, उसको लेकर, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो इकोनॉमी से दिक्कत में है, यूरोप की, यूएस की, तो उस वजह से जो स्पेंडिंग कट्स हो गए उसका जो इम्पैक्ट है इन कंपनियों के वर्किंग में, जो ये आय गाइडेंस देती हैं, वो हो सकता है अब आना शुरू हो जाए जब नंबर्स आते हुए दिखेंगे। तो वो जो सिचुएशन है हर कोई समझने की कोशिश कर रहा है। कंपनियां भी इस चीज़ को लेकर थोड़ी सी असमंजस में है कि आखिर ये पूरा जो इम्पैक्ट है कितना गहरा, कितना लंबा चलने वाला है, जिस वजह से हम देख रहे हैं कि जो प्रोसेसेस हैं उनको डिले किया जा रहा है। मैं इनफैक्ट आपको विप्रो के बारे में बताता हूँ, उन्होंने ये कहा है कि हम ये करेंगे, जो हायरिंग हमने बोली है हम करेंगे, सारे जो हमने ऑफर लेटर दिया है उनको हम ऑनर करेंगे, लेकिन फेज्ड मैनर में, यानी धीरे धीरे हम करेंगे। बाकी कंपनियों ने इस पे ऊपर कोई अपनी टिप्पणी नहीं दी है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो इनकी बैलेंस शीट को लेके अभी तक देखा जाए तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। एक सर्वे और भी आया है केपीएमजी का, जो मैं पढ़ रहा था, जिसमें उन्होंने कहा है कि लगभग 50% ऐसे दुनिया भर के सीईओज हैं जो मान रहे हैं कि यहाँ पे जो जॉब कट्स हैं वो कहीं ना कहीं हो सकते हैं, और 39% ऐसे सीईओज हैं जिन्होंने अपनी जो हायरिंग है उसको फ्रीज कर दिया है, रोक दिया है। तो ये जो सर्वे हुआ था 1300 ऐसे सीईओज के बीच में हुआ था, और 11 देश हैं इसमें, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इसमें इंडिया भी है, इटली है, जापान, स्पेन, यूके और यूएस। इन तमाम सीईओज को जब पूछा गया तो उनकी ओर से ऐसा कहना कि इंडिकेशन देखने को मिल रहा है। जब दुनिया भर में दिक्कत है, सारे सीईओज ऐसा कह रहे हैं, बाकी देशों में भी ऐसा हो रहा है, तो भारत की जो आईटी इंडस्ट्री है वो कहीं ना कहीं अछूती नहीं रहेगी, जिस वजह से हम देख रहे हैं कि ऐसा फिनोमिना हो रहा है, जिस वजह से आप देख रहे हैं ये ज़्यादा मामला इतना ज़्यादा तूल पकड़ रहा है। हाँ, आपने जैसे बताया कि इन कंपनियों का बैलेंस शीट सही दिख रहा है, सही है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ इनके पास कैश कितना है, मतलब कैश की स्थिति क्या कुछ सही है या फिर चिंताजनक है, या जो भी है मामला क्या है पूरा? देखिए, रेवेन्यू विजिबिलिटी को लेकर जैसे मैंने कहा दिक्कतें हैं कि आय में किस तरह का इम्पैक्ट होगा, जब बड़े बड़े जो कंपनियां हैं वो अपने स्पेंडिंग कट्स करेंगे तो कितना असर होगा। लेकिन इन कंपनियों की बैलेंस शीट में कोई दिक्कत नहीं, जैसे मैंने कहा कैश बहुत कैश रिच कंपनियां, वैसे भी आईटी कंपनियों के पास कैश काफ़ी होता है। इसमें आप देखेंगे टीसीएस जो सबसे बड़ी कंपनी है उसके पास 18,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा की नकदी है। इन्फोसिस में इसी तरह से करीब 17,500 करोड़ के आसपास की, एचसीएल टेक में 12,500 करोड़ रुपये से ज़्यादा की नकदी है, विप्रो में आप देखेंगे तो करीब 10,000 करोड़ रुपये के आसपास की नकदी है। तो उस लिहाज से देखा जाए, मैं एक रिपोर्ट पढ़ भी रहा था, अब नंबर्स आने शुरू हो जाएंगे, जैसे मैंने कहा तिमाही नतीजे आएंगे। एक एक्सपेक्टेशन ऐसी है, क्योंकि एक साल पूरा हो चुका
चुका है इन्फोसिस के बायबैक को, तो नतीजों के साथ एक बायबैक की घोषणा हो सकती है इन्फोसिस की। तो एक तरफ ये कंपनियां अपने नए फ्रेशर्स को ऑनबोर्ड नहीं कर रही हैं, लेकिन बैलेंस शीट में कोई दिक्कत नहीं है, कैश की सिचुएशन काफ़ी स्ट्रांग है, तो हो सकता है कंपनियां बायबैक करती हुई दिखे अपने शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करने के लिए। तो ये अपने आप में काफ़ी कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन हो जाएगी कि आप अपने जो फ्रेशर्स हैं उनको तो हायर नहीं कर रहे हैं, दिक्कतें हैं आपके रेवेन्यू को लेकर, लेकिन कैश रिच है तो आप अपने शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करते हुए दिख रहे हैं। तो उस लिहाज से देखा जाए तो कैश काफ़ी अच्छा है, बैलेंस शीट की कोई दिक्कत नहीं है। केवल ये जो रिसेशन है कितनी बड़ी और कितनी गहरी, कितनी लंबी चलने वाली, उस पर आय पे कितना असर होगा, उसी वजह से हम देख रहे हैं कि ये कंपनियां थोड़ा सा वेट एंड वॉच की सिचुएशन है। हाँ, तो मेरा आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि आईटी इंडस्ट्री कहते हैं कि इंडियन इकोनॉमी को ड्राइव करती है और ये जो इंडस्ट्री है एक्सपोर्ट ड्रिवन है, तो आईटी इंडस्ट्री का असर कहीं ना कहीं मुझे लगता है बाकी इंडस्ट्रीज़ पे भी पड़ता है, इंटरलिंक्ड है। तो स्टार्टअप्स पर आपको क्या लग रहा है कि क्या असर पड़ेगा इस जो तमाम चीज़ें अभी मून लाइटिंग और उसके बाद अब ये नई हायरिंग, जो फ्रेशर्स को की हायरिंग को वो रिवोक कर रहे हैं, जो ऑफर लेटर्स को रिवोक कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि इसका क्या लेना देना, इसका स्टार्टअप पे क्या असर पड़ सकता है? देखिए, स्टार्टअप पे असर होगा और स्टार्टअप ऑलरेडी इम्पैक्टेड हैं अभी काफ़ी हद तक, आप देखेंगे, क्योंकि जिस तरह से फंडिंग को लेकर दिक्कतें हुई हैं, जब से ये पूरा मामला बिगड़ा है, जब से दुनिया भर में ब्याज दरें बढ़ना शुरू हुई हैं, जब से रिसेशन की दिक्कतें आई हैं, जो फंडिंग है वो स्टार्टअप स्पेस में इस साल की शुरुआत से हम देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हैं। हम लगातार इसको अपने दूसरे शो कंपनी नामा में कवर करते भी रहते हैं, लेकिन एडटेक स्पेस के इसका जो असर है वो ज़्यादा देखने को मिला है। कुछ एडटेक्स तो हमने देखा है दिवालिया भी हुए हैं, उन्होंने अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको ले ऑफ भी किया, उनको निकाला भी है नौकरी से। तो उस लिहाज से देखा जाए तो इसका असर ऑलरेडी स्टार्टअप स्पेस पे देखने को मिल भी रहा है, लेकिन हाँ, अब देखना ये होगा कि ये कितना लंबा चलता है। जैसे मैंने पहले भी कहा, अगर ये रिसेशन वाला फेस लंबा चल जाता है, ज़्यादा दिक्कतें बढ़ती हैं और भी ज़्यादा, तो फिर हो सकता है कि स्टार्टअप स्पेस में क्या होता है कि इनके पास डेप्थ नहीं होती है। ये जो आईटी कंपनियां जिनकी बात हम कर रहे हैं, इनके पास आप देखिए इनका स्कोप बहुत बड़ा है, इनकी बैलेंस शीट बहुत मजबूत है, कैश आप देखिए 10,000 से लेकर 18,000 करोड़ रुपए के आसपास के ये कैश अपनी बुक्स पे रखे हुए हैं। तो इनके पास इतना वॉर चेस्ट होता है, इनके पास इतना डेप्थ होती है, इतना झेलने का इनके पास वो पोटेंशियल होता है, कोई भी अगर ख़राब स्थिति आती है। स्टार्टअप जो होते हैं फ्रेजाइल होते हैं, वो ज़्यादा इस चीज़ को सस्टेन नहीं कर पाते हैं और उसका इम्पैक्ट हम ऑलरेडी देख भी चुके हैं। कई सारे बस्ट हो चुके हैं, दिवालिया हो चुके हैं, कईयों ने अपने कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। तो उस लिहाज से देखा जाए काफ़ी हद तक असर हो चुका है। अब आशंका और डर इसी चीज़ का है, खुदा ना खास्ता अगर ये लंबा चल गया, रिसेशन वाला जो दौर है वो भारत पे हालांकि माना जा रहा है कि इसका इम्पैक्ट कम होगा, लेकिन ये लंबा नहीं चलना चाहिए, वरना स्टार्टअप से हो सकता है कि और भी ज़्यादा दिक्कतें बढ़ सकती हैं। शुक्रिया संदीप जी पूरे मामले को अच्छे से समझाने के लिए। उम्मीद करते हैं आप मून लाइटिंग पे हम पहले चर्चा कर चुके हैं, मून लाइटिंग के बारे में और अच्छे से जानने के लिए आप मनी9 का पिछला वीडियो देख सकते हैं और आपको मून लाइटिंग को और अच्छे से समझने में मदद मिलेगी। और उम्मीद करते हैं कि अभी हम पूरे मामले को आपको अच्छे से समझाने में सफल रहे होंगे। तो इस तरह की तमाम मुद्दे तमाम मामलों के बारे में गहराई से समझने के लिए आप बने रहिए मनी9 के साथ और हम आपके लिए लगातार ऐसे रिपोर्ट, लगातार ऐसी खबरें, लगातार ऐसी चर्चाएं लेकर आते रहेंगे। और शुक्रिया संदीप जी आपका। तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं। नमस्कार।